क्या आपने कभी सोचा है कि आप रात को आराम से अपने राज्य में सोएं और सुबह उठे तो पता चले कि अब आपका घर किसी दूसरे राज्य का हिस्सा बन चुका है। और तो और आपके राज्य का नाम भी बदल गया है। आप गुस्से में उठते हैं और बस आपके मुंह से यही निकलेगा कि अरे कम से कम हमारे राज्य सरकार से पूछ तो लेते। और तभी दिल्ली में बैठी हुई जो संसद है वो मुस्कुराते हुए आपसे कहेगी, पूछ तो लिया था, बस तुम्हारी बात मानना जरूरी नहीं समझा। आर्टिकल 3 संविधान का वो जादुई अनुच्छेद है जिसने हमारी संसद को एक ऐसा मास्टर शेफ बना दिया है जो राज्यों को जब चाहे पिज्जा की तरह काट सकता है। दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है या जब मन करे उसका नाम बदल सकता है। संविधान के अनुच्छेद 1 ने भले ही राज्यों को संघ का हिस्सा बताकर उन्हें इज्जत दी हो, लेकिन अनुच्छेद 3 ने धीरे से राज्यों के कान में यह कह दिया कि बेटा, भारत का संघ तो अमर है, लेकिन तुम राज्यों के वजूद की कोई गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही लगता है मानो जब संसद राज्यों का काट छाट कर रहा हो तो उसके मन में यही चल रहा होगा। तू तो गया बेटे। तो चलिए समझते हैं कि कैसे संसद जब चाहे भारत का राजनीतिक नक्शा रीडिजाइन कर सकती है और कैसे राज्य चाहकर भी इस मामले में केंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या आपको याद है कि अनुच्छेद 1 भारत को यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है। वहीं अनुच्छेद 2 उन नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल एक्विजिशन के मामले अनुच्छेद 2 के तहत आते हैं, जबकि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के मामले अनुच्छेद 3 के तहत आते हैं। लेकिन संविधान सभा के एक सदस्य नाजिरुद्दीन अहमद को ये बात पसंद नहीं आया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अलग अलग क्यों हैं। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 काफ़ी ओवरलैपिंग लगती है, इसीलिए उन्हें मिलाकर एक ही अनुच्छेद बना दिया जाना चाहिए। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि एक्सटर्नल एक्विजिशन और इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के बीच जो अंतर है वो स्पष्ट रह सके, इसीलिए हमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अलग अलग रखना होगा। और हुआ भी यही। संविधान सभा ने नाजिरुद्दीन अहमद के संशोधनों को अस्वीकार कर दिया और मुख्य रूप से ड्राफ्टिंग कमेटी की बात ही मानी गई। और अब वो समय आ गया है जहां पर आपको मूल अनुच्छेद को पढ़ना है। देखिए, ये है अनुच्छेद 3 और जैसे ही आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता चल जाएगा कि संसद कानून बनाकर मुख्य रूप से 5 चीज़ें कर सकती है। क्या कर सकती है? पहली चीज़ तो ये कर सकती है कि संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या फिर राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यहाँ पर यह बात याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश का यहाँ पर जिक्र नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप अगर पढ़ेंगे तो आपको राज्यों का ही जिक्र मिलेगा। लेकिन इस खंड के तहत संसद को जो शक्ति मिलती है उसके तहत राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के किसी भाग को भी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलाकर नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करना शामिल है। ये याद रखिएगा। ये हमें इसलिए पता है क्योंकि जब आप अनुच्छेद 3 के जो स्पष्टीकरण है, जो क्लैरिफिकेशन है, उसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। ये तो हो गई पहली चीज़ जो संसद कर सकती है। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ की जो संसद कर सकती है। तो दूसरी चीज़ जो संसद कर सकती है वो ये है कि संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। इसी तरह से तीसरी चीज़ की बात करें तो संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिए कि इसका ये मतलब नहीं है कि संसद किसी विदेशी राज्य को अपना राज्य क्षेत्र सौंप देगी। ये बस इंटर स्टेट एडजस्टमेंट के लिए है। लेकिन ये भी याद रखिए कि यदि किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट के तहत भारत अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को सौंपता है तो उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम लाना पड़ेगा, जो कि अनुच्छेद 368 के तहत होगा। जैसे कि साल 2015 में 100वें संविधान संशोधन की मदद से भारत के कुछ भूभाग को बांग्लादेश को सौंपा गया था, जबकि बांग्लादेश के कुछ भूभाग का भारत द्वारा अधिग्रहण किया गया था। हालांकि यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि इस तरह से जो सीमा विवाद का निपटारा होता है उसे आमतौर पर राज्य क्षेत्र का अध्यारोपण नहीं माना जाता है। ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम बेरुवारी मामले वाले वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। अभी बात करते हैं चौथी चीज़ की जो संसद कर सकती है। तो याद रखिएगा कि संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा तो सीमाओं में परिवर्तन तो होगा ही। और पांचवी चीज़ ये है कि संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है।
अब अगर आप देखेंगे तो आपका सवाल यही होगा कि इन अनुच्छेद के प्रावधानों का क्या कभी इस्तेमाल हुआ भी है? तो उत्तर होगा हाँ, बिल्कुल हुआ है और ना जाने कितनी बार हुआ है। अगर सिर्फ नाम बदलने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कई बार नाम बदलने का काम किया जा चुका है। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत को साल 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया, मध्य भारत को 1956 में मध्य प्रदेश कर दिया गया, मद्रास को 1969 में तमिलनाडु कर दिया गया, मैसूर को 1973 में कर्नाटक कर दिया गया, उत्तरांचल को 2006 में उत्तराखंड कर दिया गया और पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया गया। उड़ीसा को 2011 में ओडिशा कर दिया गया और सबसे ताज़ा उदाहरण की बात करें तो हाल ही में केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया। इसी तरह से अगर राज्य पुनर्गठन की बात करें तो भी अब तक इसे कई बार किया जा चुका है, जिसका लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सब का नाम लेना यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। आप पॉज करके चाहें तो आराम से देख सकते हैं। वैसे मैं इस सब के बारे में आपको बताऊंगा जब मैं राज्यों के बनने की पूरी कहानी आपको अलग वीडियो में सुनाऊंगा। लेकिन फिर भी सबसे अगर हालिया घटनाओं की बात करें तो साल 2014 में जो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बनाया गया था उसको हम ले सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को काटकर अलग कर दिया गया। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो इतना हम समझ गए हैं कि अनुच्छेद 3 क्या क्या कर सकता है। अब आइए ये समझते हैं कि अनुच्छेद 3 काम कैसे करता है। तो देखिए, जैसा कि हमने समझा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के भीतर राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन, उसके निर्माण या उसके परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन यहाँ यह याद रखिएगा कि ये काम संसद अपने मन से नहीं कर सकती है, बल्कि इस तरह के परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है। फिर एक विधेयक द्वारा इसकी शुरुआत होती है। किसी नए राज्य के गठन या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव को संसद में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाना होता है। और फिर आता है राष्ट्रपति का संदर्भ। विधेयक पर आगे बढ़ने से पहले राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य विधानमंडल को उसकी राय के लिए भेजता है। हालांकि राज्य विधायिका की राय बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसे भेजा जाता है। जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेशों की बात है तो वहाँ तो आमतौर पर राष्ट्रपति की सिफारिश ही काफ़ी होती है, लेकिन राज्यों के मामले में एक तय अवधि के भीतर संबंधित विधानमंडल को अपनी राय राष्ट्रपति को भेजनी होती है और इसके बाद इस तरह के विधेयक संसद में पेश किया जाता है। पर अगर मान लीजिए कि जिस राज्य में ये परिवर्तन होना है उस राज्य के विधानमंडल ने इसकी स्वीकृति ही नहीं दी, तो फिर क्या होगा? तो जवाब है कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि संसद उस राज्य के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में पत्नी आपसे पूछे कि सुनिए जी, आज खाने में लौकी की सब्जी बनाऊं या पनीर की, और आप बड़े ही उत्साह में कहते हैं कि पनीर ही बना लो। लेकिन पत्नी मुस्कुरा कर कहे कि अच्छा, आपकी राय तो बहुत अच्छी है, लेकिन बनेगी तो लौकी ही। संसद के लिए राज्य विधानमंडल की राय बिल्कुल उस कस्टमर फीडबैक फॉर्म की तरह ही है जिसे नियम के लिए पढ़ा तो जाता है लेकिन रखा डस्टबिन में ही जाता है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति के माध्यम से राज्य को सूचित भर कर देना काफ़ी होता है, यानी कि संबंधित राज्य के असहमति पर भी संसद यह काम कर सकती है। और ये सब हमें कैसे पता है? तो ये सब हमें पता है क्योंकि अनुच्छेद 3 के प्रोवाइजो में इसे लिख दिया गया है। आप खुद भी देख सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ क्यों कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर संसद ने ठान ही लिया है तो फिर अपनी मर्जी से राज्यों का काट छांट वो कर सकता है। आमतौर पर केंद्र सरकार या संसद ऐसा करता नहीं है। इस तरह की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर क्षेत्रीय आकांक्षाओं या प्रशासनिक दक्षता, भाषाई या सांस्कृतिक कारकों को ध्यान में रखकर ही की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्यों के लिए विनाशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, उसका अर्थ राज्यों के भौतिक विनाश से नहीं होता है, बल्कि उनकी राजनीतिक और क्षेत्रीय पहचान की अस्थिरता से होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की कोई गारंटी नहीं देता है। संसद किसी भी राज्य के मानचित्र को बदल सकती है, उसे विभाजित कर सकती है या दो राज्यों को एक कर सकती है। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर को देखिए। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इतना ही नहीं किया गया, उसे विभाजित कर दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेशों में
एक का नाम लद्दाख रखा गया। अब ये विनाशी राज्य के सिद्धांत का सबसे प्रबल और हालिया उदाहरण है। तो अगर पब्लिक परसेप्शन की बात करें तो उस समय ठीक ठाक संख्या में ऐसे लोग थे जिसका ये मानना था कि ये गलत हुआ है, मतलब केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अगर पब्लिक परसेप्शन आप देखेंगे तो उन्हीं में से ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये काम संसद ने अच्छा ही किया था। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो जो इंडियन यूनियन है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, क्योंकि भारतीय संघ जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, अविनाशी है, और इसीलिए भारत की बाहरी संप्रभुता और एकता को कोई भी राज्य चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन इसके अंदर अक्सर कुछ ना कुछ बदलता ही रहता है। अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ तो बदल ही रहा है। जैसे हाल ही में केरल का नाम बदलकर केरलम किया गया। वहीं अगर अमेरिका से इसकी तुलना करेंगे तो अमेरिकी जो संघवाद है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कहने का अर्थ यह है कि अमेरिका में किसी भी राज्य की सीमाओं को उस राज्य की सहमति के बिना नहीं बदला जा सकता। अमेरिकी राज्यों के पास अपनी क्षेत्रीय अखंडता की संवैधानिक गारंटी होती है, जबकि भारत में राज्यों का अस्तित्व केंद्र की उदारता और प्रशासनिक विवेक पर निर्भर करता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि किसी राज्य की काट छाँट करनी है तो कम से कम संसद में महाभारत तो होती ही होगी। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 4 कहता है कि इसके लिए किसी विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है, बस सिंपल मेजॉरिटी से ही काम चल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के नक्शे को बदलना संसद के लिए उतना ही आसान है जितना कि कॉलेज के कैंटीन में 4 दोस्त का मिलकर एक समोसे को बांटना। अब ये चीज़ हमें कैसे पता है? ये हमें पता है क्योंकि अनुच्छेद 4 में ये चीज़ लिखा हुआ है। अनुच्छेद 4 का अगर आप दूसरा क्लॉज पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसके बारे में हम विस्तार से अनुच्छेद 4 में समझने वाले हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर यह व्यवस्था इसीलिए की गई थी ताकि देश के राजनीतिक मानचित्र को बदलने की जो प्रक्रिया है वो सुगम बनी रहे और जटिल संवैधानिक संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके कारण से प्रशासनिक सुधार में कोई रुकावट ना आए। लेकिन इस सब में अगर जुडिशरी न आए, ऐसा क्या हो सकता है? उसे तो आना ही होता है, जैसे कि भोज में पापड़ का आना होता है। अगर नहीं आता है तो लोग उसे आमतौर पर मंगा लिया करते हैं। यहाँ पर हम ऐसे ही 2 महत्वपूर्ण मामलों पर संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला मामला है बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य का मामला। ये 1959 का मामला है। इस मामले में मुख्य विवाद बॉम्बे राज्य के पुनर्गठन को लेकर था। याचिकाकर्ता का ये तर्क था कि जो विधेयक पहले लाया गया था उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है, इसीलिए उन बदलावों पर राज्य विधानमंडल की राय फिर से लेनी चाहिए, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो फिर से की जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। पहली बात तो ये कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं होता है। संविधान केवल यह अनिवार्य करता है कि राज्यों की राय ली जाए। संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, न ही राज्य के पास कोई वीटो पावर है। इसीलिए विधानमंडल से फिर राय ली जाती है या नहीं ली जाती है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। दूसरी बात है कि यदि संसद मूल विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो मूल विषय से संबंधित है तो राज्य विधानमंडल को नया संदर्भ भेजने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्यों के पुनर्गठन के मामले में भारतीय संसद की जो शक्ति है वो सर्वोच्च है। इसी तरह से एक दूसरे मामले की बात करूंगा जिसका नाम है बेरुवारी संघ का मामला, जो कि 1960 का मामला है। इसमें हुआ ये था कि 1958 के नेहरू नून समझौते के तहत भारत ने पश्चिम बंगाल के बेरुवारी क्षेत्र का कुछ हिस्सा पाकिस्तान को सौंपने का निर्णय लिया था। पाकिस्तान मतलब उस समय का पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश हो चुका है ऑब्वियसली। प्रश्न यह उठा कि क्या अनुच्छेद 3 का जो क्लॉज सी है उसके तहत जो क्षेत्र कम करने की शक्तियां संसद को दी गई है, क्या उस शक्ति में भारतीय क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य को देना भी शामिल है या फिर नहीं। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा था कि अनुच्छेद 3 केवल भारत के भीतर राज्यों के बीच क्षेत्रीय पुनर्गठन से संबंधित है। यह संसद को किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को सौंपने की अनुमति नहीं देता है। और दूसरी बात, यदि भारत सरकार अपनी संप्रभुता का कोई हिस्सा
किसी अन्य देश को देना चाहती है तो इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना आवश्यक होगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस में संसद को साफ साफ कह दिया, तुम अपने घर के अंदर कमरों की दीवारों को जितना चाहे तोड़ो फोड़ो, 2 कमरों को 1 कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने अपने घर की बालकनी किसी पड़ोसी को फ्री में गिफ्ट करने की सोचे भी तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए पूरी सोसाइटी की स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना ही पड़ेगा। घर का सामान घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? इस निर्णय के अनुपालन में बेरुबारी क्षेत्र को स्थानांतरित करने के लिए नवा संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया। इसके बारे में हम विस्तार से बेरुबारी मामले में समझने वाले हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर संसद राज्यों के सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर सकती है, लेकिन जो आलोचक हैं उसका तो हमेशा से ये तर्क रहा है कि राज्यों की सहमति के बिना उसका विभाजन करना संघीय भावना के प्रतिकूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि अगर ऐसा किया जाता है या किया गया है तो इसके पीछे भी कुछ तार्किक आधार रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं विभाजन के समय भारत के विखंडन का खतरा था, ठीक है। रियासतों के एकीकरण के लिए केंद्र के पास सर्वोच्च शक्ति का होना अनिवार्य था, क्योंकि तभी सभी एकजुट होकर रह सकते थे। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बड़े राज्यों का प्रशासन ना कठिन हो जाता है, जिससे कि उसके विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। अनुच्छेद 3 संसद को छोटे छोटे लेकिन अधिक प्रबंधनीय राज्यों के निर्माण की शक्ति देता है। उदाहरण के लिए हम उत्तराखंड को देख सकते हैं, झारखंड को देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं, जिसे कि साल 2000 में इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया था। तो ये है आर्टिकल 3, और अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से काट छांट होती है, किस तरह से बदलाव होते हैं, किस तरह से रीऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अच्छे से समझने के लिए इसे सीक्वेंस में ज़रूर देखें। अगर कोई प्रश्न है तो वो भी ज़रूर पूछिए।